के बाद ग्रुप 16 बहुत छोटा सा है, ये लगा लो 30 मिनट्स का है ग्रुप 16। तो और ग्रुप 17 और 18 फिर रह जाएगा। फिर ग्रुप 17 बड़ा है, ग्रुप 18 बहुत ही छोटा है, मतलब 20 मिनट्स का ही है, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारा सिलेबस जो है पी ब्लॉक का, मतलब बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो पहले पी ब्लॉक 15 दिन में खत्म करवाती थी मैं, अब वो वही सेम मैं 4 दिन में खत्म करवाऊंगी। तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि कितना डिलीट कर दिया है पी ब्लॉक। और यही, गुड इवनिंग दक्ष, गुड इवनिंग एवरीवन, और यही रीजन है, पहले पी ब्लॉक में से बेटा 4-4 क्वेश्चन बना करते थे। समझ रहे हो? पी ब्लॉक को एक बहुत हाई वेटेड यूनिट माना जाता था, चैप्टर माना जाता था, क्योंकि 4-4, एक बार तो 6 क्वेश्चन भी आए हैं इसमें से। बट अगर मैं 2024 का पेपर देखूं तो इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। एक ग्रुप 15 में से आया था, एक ग्रुप 16 में से आया था, और वो भी कहाँ से आया था? जो तुम्हारा एनसीईआरटी के 2 पेज है ना, पहले 2 पेज है ग्रुप 15 के और ग्रुप 16 के, वहां से आया था। समझ रहे हो? तो इसीलिए अब क्योंकि चैप्टर भी बहुत सारा डिलीट कर दिया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उन्होंने क्या कर दिए, थोड़े से कम कर दिए। पहले 4 आते थे तो 2 कर दिए। बट नेक्स्ट ईयर का कुछ पता नहीं है, वो 2 के 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, ठीक है। तो मैं आपको देखो वो तो पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में है, लेकिन उसके अलावा मैं वो भी पढ़ाने वाली हूँ जो आपके पी ब्लॉक के सिलेबस में तो नहीं है, बट यस देयर आर चांसेस कि उसमें से पेपर में आ जाए। अब रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि कुछ टॉपिक आपके केमिकल बॉन्डिंग से हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से हैं, है ना, ली चैटलर प्रिंसिपल हो गया जैसे। अब हम उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई तुमने तो डिलीट में डाला था इसको, तुम कैसे क्वेश्चन दे रहे हो। वो कहेंगे कि भैया तुमने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा है ना, वो तो तुम्हारे सिलेबस में था, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, पीरियोडिक वाला तुम्हारे सिलेबस में था, तो हम दे सकते हैं। तो ऐसे वाले जितने भी तुम्हारे ऐसी वाली टॉपिक्स होंगे जिसमें हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले सालों में, मतलब 2025 में, तो वो हम करेंगे। ठीक है? तो आई गेस, और बेटा 8:45 का टाइम है ना, जब मैं तुम्हारी टीचर 10-5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेती हूँ, तो तुम बच्चे होके भी भैया टाइम पे नहीं आते, ऐसा मत किया। ठीक है जी, चलो अब मैं करती हूँ स्टार्ट। हाँ, फाइनली ये लास्ट वाली क्लास है। लास्ट क्लास मतलब इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, चलो। तो ठीक है, एक्सेप्शंस हम याद करेंगे। मैंने जैसे फर्स्ट क्लास में कराया था बिल्कुल वही सेम अप्रोच मेरी रहेगी कि आप लोग इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाएंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी रखिए। एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को भेज दी थी ग्रुप में। एनसीईआरटी का पीडीएफ देखा था? नहीं भेजा था? मतलब अच्छा, दूसरे वाले बैच में भेज दी थी। कोई नहीं, मेरे को एक बार प्लीज याद दिला दे करो, मैं तो भूल जाती हूँ कुछ चीजें, तुम तो फिर बच्चे हो भाई, याद दिला दे करो। मैम आप भूल गए, मैं आज भेज दूंगी। ठीक है, पी ब्लॉक का मैं, क्योंकि न्यू वाली एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा। वैसे तो तुम गूगल पे टाइप करोगे मिल जाएगा, बट डोंट वरी, आई विल शेयर। ठीक है, चलो। तो आज भी स्टार्ट करते हैं फिर। और ये वेटेज थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। आपको कुछ क्वेश्चंस, मेरे को कुछ नहीं, 2 ही क्वेश्चन मेरे को करके बताने हैं, तभी मैं आगे चलूंगी। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको करने का ट्राई करेंगे सारे बच्चे। वेरी गुड, मिस्पा, मुस्कान, शगुन, अंशिका, तनिष्का, शाबाश। एंड जो नए बच्चे आए ये मत सोच रहा मैम एक लेक्चर हो चुका है, इट्स ओके, इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि तुमने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा 11। अच्छा, काफी बच्चों ने हैंड रेस किया है। प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर? मैम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। वाई बेटा? मैम क्योंकि फॉस्फोरस पी पाई और डी पाई बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, बाकी क्यों नहीं बनाते? मैम क्योंकि ये पी पाई और पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ वही मैं बोलूं, क्यों नहीं बना सकता, मतलब पी पाई डी पाई क्यों नहीं बना सकते, कार्बन नाइट्रोजन बोरोन?
सोचो प्रियांशी। मिसबा क्यों नहीं बना सकते पी पाई डी पाई? शिखा क्यों नहीं बना सकते पी पाई डी पाई? मैम क्योंकि डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है ना इसमें। हाँ यही तो बताना था बस। कार्बन, नाइट्रोजन और बोरोन ना मेरा बेटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। रट्टा नहीं इसलिए कह रही हूँ, रट्टा मत मारो, रट्टा मारने के लिए भी बहुत चीजें आएंगी पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, तो सेकंड पीरियड के अगर ये एलिमेंट्स हैं तो इनके पास डी ऑर्बिटल तो होगा ही नहीं। तो अगर डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये पी पाई डी पाई नहीं बनाएंगे। तो फास्फोरस है, इसके बाद डी ऑर्बिटल है, तो ये जो है बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे पास आज क्लास में। प्रिंस आ गया क्या? प्रिंस है क्लास में? नहीं है, ठीक है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? अच्छा प्रिंस है, मुझे दिखा क्यों नहीं? ठीक है, और आई रिक्वेस्ट कि प्लीज पूरी क्लास अटेंड किया करो। आधी अधूरी क्लास देखोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, फिर टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, है ना। फिर रिकॉर्डिंग जाके देखोगे, और कुछ बच्चे तो रिकॉर्डिंग देखते भी नहीं है। तो पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको, जितनी भी देर मैं पढ़ाती हूँ आप लोग। हाँ जी, क्या लग रहा है क्या होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। जितना आपका भी ए आ रहा है क्या? यस मैम। ये तो केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। अब ये मत बोलना मैम तो इसमें क्यों दे रहे हो आप? नाइट्रोजन फैमिली भी तो पढ़ते हो ना ग्रुप इसमें, तो आप बिल्कुल बोल सकती हूँ मैं आपकी पी ब्लॉक का है। आइसो स्ट्रक्चरल में क्या देखना होता है तुम्हें? कि सेम शेप हो और सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे कार्बन के sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, तो दोनों ही क्या है मेरा बेटा? ट्रायगोनल प्लेनर होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके ओके, लास्ट क्लास में क्या क्या किया था हमने? सोचो सोचो, क्या क्या बातें की थी हमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। कोवेलेंट रेडियस, अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेल्टिंग पॉइंट किसका? एक बार मेंबर लिख लो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सत्यमान, ठीक है। तो आप क्या करते थे? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन से फास्फोरस जब आप जाते हो तो एकदम से साइज का मतलब साइज में अच्छा खासा इंक्रीज आता है। जब आर्सेनिक से बिस्मथ पे जाते हो तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। रीजन ड्यू टू फिलिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, बट क्योंकि तुम्हारा स्कूल में ये चैप्टर आने से रहा तो वहां पे सब्जेक्टिव वाली बात तो कोई होती भी नहीं। और नीट में तो आपको पता ही है क्या होता है, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या बात करी थी मैंने कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो आपके क्या है? नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटलोइड है। और बिस्मथ क्या था हमारा? मेटल था, ठीक है। और हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी। हमने कहा था कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ की क्या थी? सेम थी। रीजन वही, फिलिंग ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन। और क्या पढ़ा था हमने? आयनाइजेशन। हाँ आयनाइजेशन, बट उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी मिसबा, तो हम वो याद करें ना करें कोई बात नहीं। नाइट्रोजन एलोट्रोपी नहीं दिखाता है, इसके एलोट्रोप्स नहीं होते हैं, बाकी सबके होते हैं। और हमने क्या किया था? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किया था कि सबसे ज्यादा आर्सेनिक का होता है, नाइट्रोजन सबसे कम होता है, और बीच में एंटीमनी, बिस्मथ और फास्फोरस होता है, ठीक है। और हमने क्या किया था बताइए? नाइट्रोजन, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी कि मोस्ट कॉमनली ये -3, +5 और +3 वाले दिखाते हैं। डाउन द ग्रुप +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाती है, और बिस्मथ जो है वो +3 में ही रहना पसंद करता है ड्यू टू
बताओ क्या रीजन था? अरे लिख दिया, अब तो बोल दो क्या रीजन था जिसकी वजह से +3 दिखा रहा था वो? इनर्ट पेयर हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अच्छा, कुछ बच्चों का जैसे कल में टेस्ट होगा ना, तो आई गेस वो 2 ही स्टूडेंट्स है, मिस मानशिका, शायद तनिष्का आया क्या? तनिष्क नहीं आया। तो आप लोगों का संडे को में टेस्ट है कल, तो आप लोग ये रिवाइज नहीं करेंगे आज और कल। आज और कल आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, दैट्स इट। ठीक है, ये आप मंडे से आने से पहले कर लेना। और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बैकलॉग क्लियर करिए जब तक टेस्ट नहीं होता, और पीप लोग को साथ साथ करते जाओ, बिकॉज ये थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है। ठीक है, लेकिन एक ही ऐसा कंपाउंड था जिसमें बिस्मथ 5 में ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता था, वो था PiF5। ठीक है, उसके अलावा और क्या था कि नाइट्रोजन जो है पीपाई बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे पीपाई बना लेते हैं। उसके अलावा क्या था कि जो NN सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है PP सिंगल बॉन्ड से, याद है? क्यों होता था प्रियांशी, क्यों होता था? शगुन क्यों होता था NN सिंगल बॉन्ड वीक क्यों होता था? खुशी क्यों होता था? पीयूष क्यों होता था? पलक क्यों? हाँ, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता था, इनमें रिपल्शन होता था, जिसकी वजह से ये वीक होते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी वजह से क्या होते थे, रिपल्शन की वजह से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो NN बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है फॉस्फोरस वाले से। अरे बाबा भाई, तुम्हारी क्लास में मेरे क्यों स्नीजिंग होती है इतनी। चलो आगे चलते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पे। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें बता रही हूँ। सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जितने भी आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है ना, वो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्राइड्स का मतलब क्या? अगर आप ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब नाइट्रोजन का NH3 हो जाएगा, अमोनिया, फॉस्फोरस का PH3 हो जाएगा, इसको फॉस्फीन बोलते हैं, ये आर्सेनिक का हो जाएगा, ये एंटीमनी का हो जाएगा, और ये आपका बिस्मथ का हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, मतलब क्या इस वाली कुछ 6-7 लाइनों से मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको बनवा दूंगी। पहला, स्टेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, सॉरी। दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? तीसरा, बेसिक करेक्टर क्या होगा डाउन द ग्रुप। तो ये वाली सारी चीजें क्या है आप लोगों को पता होनी चाहिए। आ जाओ, देखो अब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, मैं फिर बोल रही हूँ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको प्लीज आप लिखते जाइए NCERT में ही, नहीं तो आप हाईलाइट करते जाओ। तो अगर मैं बात करती हूँ बेटा NH3, PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड, सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्टेबिलिटी की। तो तुम मुझे सोच के बताना कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? इधर आओ, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, नाइट्रोजन छोटा है, फॉस्फोरस उससे बड़ा है, आर्सेनिक उससे बड़ा है, एंटीमनी उससे बड़ा है, बिस्मथ सबसे बड़ा है, हाँ या ना? तो आप जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो, हाइड्रोजन छोटा है, नाइट्रोजन छोटा है, छोटा छोटा बॉन्ड स्टोन, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो साइज बढ़ रहा है। बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा, हाइड्रोजन बिल्कुल छोटू सा, बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा। और अगर बॉन्ड वीक होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। या आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास 2p है, हाइड्रोजन 1s है, ये 3p है, ये 1s है,
ये 4p है, ये 1s है, ये 5p है, ये 1s है, ये 6p है और ये 1s है। अब तुम खुद ही बताओ, जैसे तुम नीचे जाते जा रहे हो और बाइटर का साइज बढ़ रहा है। यस मैम। तो ओवरलैपिंग क्या होगी? इनफेक्टिव होगी। एक बात बताओ, किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी? 2p की, 1s की, या 6p और 1s की? ऑब्वियस सी बात है, इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी? मैंने बनाया ऐसा है बट ये इस तरीके से होता है। ऑब्वियस ही बात है, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होगी? आपकी 2p और 1s की होगी। तो यानी कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लिख लो, लिख लो, NH3 की सबसे ज्यादा होगी, फिर फोस्फीन की होगी, फिर आर्सेनिक वाले की होगी। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। कोई बात नहीं तनिष्का बेटा। एंटीमनी की और फिर बिस्मथ की। यस मैम। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। अब तुम मेरे को बताओ, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यस मैम। सारे सोच लो जो बोल रही हूँ मैं, सारे बच्चे 35 के 35 जितने भी बैठे हो यहाँ पे, प्लीज सोच लीजिए। हाँ मैम, तो यानी कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही सेम बॉन्ड। एक बात बताओ, जो बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है उसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। तो NH3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर PH3 की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की एंड फिर बिस्मथ की। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। क्योंकि बच्चे जो हम चीज समझ के पढ़ सकते हैं वो देखो समझ के हमें पढ़नी है, रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि इसमें बहुत और चीजें हैं जो मैं तुम्हें याद करवाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो समझने की है वो समझो। तीसरी बात आती है रिड्यूसिंग पावर की, या रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, रिड्यूसिंग पावर बोल दो, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बोल दो। तो एक बात बताओ, सेम एक बात बताओ, अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छुटकू सा है, तो एक बात बताओ, अगर बॉन्ड वीक है, हाइड्रोजन आराम से रिलीज हो जाएगा वहां से। तो मतलब वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है। तो यानी कि डाउन द ग्रुप आपका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बोल दो, रिड्यूसिंग पावर बोल दो, वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा। देखो, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम नीट में ये 4 से 5 बार आ चुका है। मैम एक बार रिड्यूसिंग पावर वाला फिर से बता दो। बता रहे कैसे क्वेश्चन आता है? वो ये बोलता है कि ग्रुप 15 में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, या वो ये पूछेगा कि ग्रुप 15 में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। जब आप डाउन द ग्रुप जा रही हो मुस्कान, तो बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, बॉन्ड वीक है, आराम से हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो। यस मैम। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन बना लिए अपन ने, स्टेबिलिटी का बना लिया, बॉन्ड वाले का बना लिया, रिड्यूसिंग पावर का बना लिया। अब एक क्वेश्चन बनता है बेसिसिटी का। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा उसकी बेसिसिटी इतनी ज्यादा होगी। अब ऐसे मत बोलना मैम पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है, पढ़ाया भी है। यस मैम। ठीक है, जो जितनी आसानी से, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो मेरा बेसिसिटी का, जब भी मैं बेसिसिटी के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, जो जितना ज्यादा अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे तुम्हारे नाइट्रोजन है, अमोनिया है, PH3 है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, तो तुम एक बात बताओ, जो नाइट्रोजन का साइज है वो बहुत छोटा है, और अगर नाइट्रोजन का साइज देखो बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी। और अगर मैं बात करूंगी फास्फोरस की तो वो फैली हुई होगी। तो एक बात बताओ, कहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है? यहाँ पे दिया जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके चारों तरफ है।
वो आसानी से चाहेगा कि मैं दे दूंगा। इसके बेटा 3-4 रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, साइज छोटा है, कंसंट्रेटेड है। इसका मैं अभी लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दे रही थी। मान लो तुम्हारे पास एक छोटा पिज्जा है, स्मॉल साइज का, एक बड़ा पिज्जा है लार्ज साइज का। आप क्या कर रहे हो, 4 ओरिगेनो के मान लो पैकेट डाल रहे हो, उस पे स्प्रिंकल कर रहे हो। तो तुम एक बात बताओ, छोटे पिज्जे में डाल रहे हो तुम 4 ओरिगेनो के पैकेट, और एक बड़े पिज्जे में डाल रहे हो, तुम्हें ज्यादा ओरिगेनो कहाँ दिखेगी? छोटे। छोटे वाले। हालांकि डाला सेम है बट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ दिख रही है डेंसिटी? छोटे वाला। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है ड्रैगोज रूल, आप, मुझे नहीं पता, मैंने वैसे पढ़ाया है बट छोड़ो, अगर नहीं भी पता क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई सवाल वो पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। एक तो ये रीजन है कि साइज छोटा है। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि NH3 क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आप सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, और ये जो लोन पेयर होता है वो sp3 और वाइटल में पड़ा होता है, जबकि इन सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो इनमें जो बेटा लोन पेयर है ना, वो किसमें पड़े होते हैं? प्योर s ऑर्बिटल में पड़े होते हैं, प्योर s ऑर्बिटल में। आई डोंट नो कितने बच्चों को ये बात पता है, बट ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। थोड़ा सा मैं चलो एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, क्योंकि देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन ना तब होती है जब आपका कोई बॉन्ड स्टेबल हो, मतलब जो बॉन्ड बन रहा है ना दैट वुड बी स्टेबल, तभी आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब क्योंकि आपको पता है फास्फोरस का साइज, आर्सेनिक का, ये डाउन द ग्रुप जाके साइज बढ़ रहा है, तो इनका हाइड्रोजन के साथ जो क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है तो इसमें प्योर s ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। प्योर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, और आपको पता है अगर प्योर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं तो भैया न्यूक्लियस के तो नजदीक है, वो पास है, वो देने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए भी आप बोल सकते हो NH3 की बेसिसिटी क्या है, ज्यादा, ठीक है। बट अगर मैं नीट के हिसाब से बताऊं तो ये आप याद रखना कि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से बेसिसिटी ज्यादा होती है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आस, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चले देखो, अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, एक बार फटाफट देख लेंगे एनसीईआरटी क्या लिखती है। मैंने पढ़ा दी है वैसे आपको ऑलरेडी। देखो वो बोल रहा है, बता देना मेरे को, यस मैम ये तो ठीक है आपने बता दिया। वो बोल रहा है कि जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होती है NH2 to BiS3, ठीक है, जिसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर वो बोल रहा है कि अमोनिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन BiS3 बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो इतना लिख के ना उसने खत्म कर दिया, इसने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी, ठीक है। फिर वो कह रहा है बेसिसिटी भी क्या हो रही है बेटा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो, ठीक है। बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। उसको फिर वो बोलता है कि नाइट्रोजन क्योंकि छोटा है साइज में और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो NH3 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो pH3 से ज्यादा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन में लूंगी, मतलब एक्सप्लेन में बताऊं, एक्सप्लेन करूंगी, अभी के लिए इतना, यहां तक ध्यान रखो, यहां तक कहाँ गया, यहां तक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी काफी सारे क्वेश्चंस बन गए हैं बेटा, स्टेबिलिटी का बन गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का बन गया, रिड्यूसिंग पावर का और बेसिसिटी का, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, ठीक है। ओके, गिनते जाना आज की क्लास में कितने क्वेश्चन बन गए। अब ये आता है टेबल, इसी टेबल से 2024 में क्वेश्चन आया था। देखो अभी टेबल बड़े काम की है। सबसे पहले मैं आपको आसान वाली चीज बता देती हूँ, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बॉन्ड वीक हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी। अब ये मत करना वैल्यू लर्न करने बैठ गए, समझ रहे हो सारे 37 के 37 वैल्यू नहीं याद करनी है, ठीक है। ये वाला आपको नहीं करना है, ये छोड़ दो। उसके बाद आता है बॉन्ड एंगल। क्या आप देख पा रहे हो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा अमोनिया का है,
मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, क्या सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। बेटा आप लोगों का आई होप माइक ना ठीक हो, माइक वर्किंग है ना, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि माइक काम ही नहीं कर रहा है तो मेरे को आवाज नहीं आ रही, 2-4 बच्चों की आवाज आ रही है बस। अब फोन आप लेके बैठे हो या लैपटॉप लेके बैठे हो, टैब लेके बैठे हो, तो उसका माइक तो चलता होगा ना, तो बोलो ना यस मैम, नो मैम, ऐसे तो मुश्किल में चैप्टर करा भी नहीं रही हूँ। अब तुम ये भी नहीं बोल सकते कि मैम हमारा फिजिकल नहीं हुआ, हमारा बैकलॉग रहता है, ये लेना देना ही नहीं है उसको। बेटा करवाने को तो मैं एक दिन में क्या, आधे आधे घंटे में खत्म करा दूंगी 4 ब्लॉक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यही मतलब मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों को शायद वैसे पता होना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये सब चीजें आप 11th में पढ़ के आते हो, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होती है ताकि आपको याद हो जाए, हाँ ऐसा ऐसा पढ़ के तो आए थे। अब मैं बोलूँ जो बॉन्ड एंगल है ना वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है मेरा बेटा, डिक्रीज हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? आप ये बोलोगे क्योंकि बेटा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेरा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अरे कहाँ गया, हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको वो अपनी तरफ पुल करके रखना चाहेगा कि भाई आजा आजा मेरी तरफ आजा, तो जैसे तरफ पुल करेगा तो इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगी मेरा बेटा, रिपल्शन होगी, और अगर रिपल्शन होगी तो थोड़ा सा वो दूर भागना चाहेंगे, तो जो एंगल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, आई मीन खुल जाएगा। जबकि इनमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, देख पा रहे हो? तो यहाँ पे फोस्फोरस की इतनी ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करे, आर्सेनिक की नहीं है, एंटीमनी और बिस्मुथ की तो जम्मा ही नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हो जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा अमोनिया का है, बाकी इनका जो है कम है। और वैसे भी आप ये भी बोल सकते हो ड्रैगोज रूल, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उस पर ज्यादा जा नहीं रही हूँ, क्योंकि इन सब में देखो हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, ठीक है, तो इनमें प्योर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से इनका एंगल जो है अप्रोक्सीमेटली 90 के बराबर हो जाता है। बट आपको ये याद नहीं रखना, जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एक्सप्लेनेशन दिया ना वो लिख लो अपनी कहीं पे एनसीईआरटी में, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि अगर आप 2 महीने बाद इस चैप्टर को देखो तो आपको ध्यान रहे मैम ने बताया क्या था। चलो चले आगे। उसके बाद आता है मेन आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो डिस्टेंस वाला देख लो, डिस्टेंस वाला तो तुम्हारा हो गया होगा, डाउन द ग्रुप डिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि बिस्मथ का एंटीमनी का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो भैया प्यार मोहब्बत तो ज्यादा होगी नहीं इनके बीच में, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं मेरा बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, यहाँ पे आएगी इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली। छोटा खाली ठीक है बेटा, यस अच्छा ओके, चलो आ जाओ। एक चीज देखना जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्या दिख रहा है तुम्हें, मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमोनिया का दिख रहा है तुम्हें, इसको मैं नंबर 1 दे रही हूँ, एंटीमनी वाले का सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आर्सेनिक वाला और फोर्थ नंबर पे ये। अब बात आती है इसने ऑर्डर, अब इसने वैल्यूज तो लिख दी बट हम इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में तो ऑर्डर आएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। पेपर में ऑर्डर आएगा तो हमें याद करना पड़ेगा, मैम याद कैसे करें? चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कैसे याद किया जा सकता है इसको। अगर मैं देखूं बेटा अमोनिया का इन्होंने सबसे ज्यादा बोला हुआ है, यानी कि बात भी ठीक है, क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, यस मैम। इस तरीके से, जिसकी वजह से उसको मेल्ट करने के लिए यू हैव टू गिव हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए ठीक बात है अमोनिया का ज्यादा है। लेकिन उसके बाद ना उन्होंने एंटीमनी का लिख दिया, भाई बिस्मथ की तो कोई औकात ही नहीं थी, उन्होंने हटा दिया, मैंने शायद बताया भी था प्रीवियस क्लास में, बिस्मथ की केमिस्ट्री हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं,
तो बिस्मथ को उसने हटा ही रखा है, उसकी वो बात नहीं कर रहा। फिर आर्सेनिक की कर दी, फिर PS3। और तुम्हें अगर मालूम हो डाउन द ग्रुप मास बढ़ता है, वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते हैं, है ना। वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो अगर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो ऑब्वियस ही बात है ना, उनके बीच की जो अट्रैक्शन है उसको वीक करने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि इन्होंने पहले यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर कंसिडर किया, उसके बाद जो ऑर्डर लगाया वो किस बेसिस पे लगाया, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस बहुत वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं बेटा। यस मैम। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा चलो मैम, ये तो हो जाएगा। लेकिन अब देखो, अब पंगा आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में मेरा बेटा। अब बॉइलिंग पॉइंट में देखो, बिस्मथ का सबसे ज्यादा, एंटीमनी का उससे ज्यादा, NH3 का कम कर दिया इन्होंने। देखो क्या खेल खेल दिया। और यहाँ पे फिर आर्सेनिक और फिर PS3 का, मतलब PS3 तो भैया दोनों ही सिचुएशन में पिटेगा, मेल्टिंग पॉइंट में भी हो, बॉइलिंग पॉइंट में, वो तो पिटेगा। तो अगर मान लो पेपर में आ भी गया तो तुम एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे ना जिसमें PS3 लास्ट में लगाओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे याद करें? अब बॉइलिंग पॉइंट में कुछ लोचा इन्होंने ये कर दिया कि इन्होंने ना, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लाइक मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया आपका, वंडरवॉल फोर्सेस हो गया। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले और सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस को तवज्जो दिया है, इंपॉर्टेंस दी है। मतलब पहले उन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए। तो आपको पता है, देखो पेपर में ना जनरली वो आपको BiH3 नहीं लिख के देता है, बट इन्होंने क्योंकि NCERT में डेटा दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज्यादा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, तो सबसे ज्यादा किसका है बेटा? BiH3 का है। फिर उसके बाद एंटीमनी का है। फिर इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसिडर किया है। फिर उन्होंने दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस वाला कंसिडर किया। यानी कि इसमें लोचा कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया। इधर आओ, कैसे याद करोगे? मैं कैसे करती हूँ, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर किया, देन वंडरवॉल फोर्सेस को। बॉइलिंग पॉइंट में इन्होंने सबसे पहले वंडरवॉल फोर्सेस, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस। अब ये मैम कैसे याद करेंगे बेटा? करना तुम्हें, तरीका बता दिया मैंने। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो ग्रुप, अगर पेपर में आ गया कि PS3 तो भैया पिटेगा दोनों चीजों में, मेल्टिंग में भी, बॉइलिंग। तो आप एक याद रख लो, दूसरा आपको अपने आप याद आ जाएगा। आपका जो मन करे वो याद रख लो, मेल्टिंग वाला या बॉइलिंग वाला, आपको अपने आप याद आ जाएगा। क्योंकि बेटा ग्रुप 15 में भी लोचा आएगा, ग्रुप 16 में और लोचा आएगा, ग्रुप 17 में भी और लोचा आएगा। ये 3 ग्रुप के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। 2024 में ग्रुप 15 से आया है, 2025 में हो सकता है ग्रुप 16 या ग्रुप 17 से आ जाए। क्लियर है? अब इसका मतलब ये क्या 15 का याद नहीं करोगे? क्या एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस चैप्टर को पढ़ाना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हो रहा ना। अगर न्यूमेरिकल होते हैं तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, बीच में पानी वानी पी लेती हूँ, शांति हो जाती है मेरे को 1 मिनट 15-20 से। इसमें मेरे को कंटिन्यूस बोलना पड़ता है क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। वो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? तो मतलब अपन ने मोटा मोटी बातें क्या क्या याद कर ली? स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, रिड्यूसिंग पावर, बेसिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बोन एंगल का ऑर्डर। देख रहे हो कितने सारे, मतलब 2 स्लाइड में आज मैंने यही से तो स्टार्ट किया ना। देख रहे हो मुझे कितना टाइम लग गया इसको एक्सप्लेन करने में। यही तो है पी ब्लॉक। चलो अब आगे आते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट आता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब क्योंकि यहाँ पे अगर वो ऑक्सीजन के साथ रेट करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे। ऑक्साइड्स कौन से टाइप के बनाते हैं? वो E2O3 और E2O5, क्योंकि आपको पता है ये +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। अच्छा, एक बात उसने क्या बोली बेटा? उसने बोली कि जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, वो ज्यादा एसिडिक है देन लोअर। सोचना थोड़ा सा,
मतलब ये वो बोल रहा है, अगर मान लो कोई आपका एलिमेंट +5 में है और एक +3 में है, तो +5 वाले का एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। बात तो ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसको लालच होगा खींचने का इलेक्ट्रॉन के लिए। यस मैम। इसका मतलब उतना ही क्या होगा, उसका एसिडिक करेक्टर होगा। तो यू कैन राइट इन योर एनसीईआरटी कि फॉर द ऑक्साइड्स यू कैन रिमेंबर कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। लिख सकते हो ये, ताकि जब तुम 1 महीने बाद एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा, हाँ मैम ने ऐसा कुछ बताया था। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इधर आओ। और मेरा बेटा तुम लोगों को तो पता है डाउन द ग्रुप +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, इंक्रीज करती है, याद करो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो उस हिसाब से तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करना चाहिए। यस मैम। यस मैम। यही उसने लिख दिया। तो यानी कि मेरा बेटा अगर मैं यहाँ पे ऑक्साइड्स लिखूं नाइट्रोजन के और फास्फोरस के, बाकी सबके भी लिखूं, तो तुम कैटेगराइज कर सकते हो क्या कि कौन एसिडिक है, कौन आपका बेसिक है, या कौन क्या है, फलाना फलाना। देखो, तो अगर मैं बताऊं ये दोनों एसिडिक हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, और ये दोनों मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से भी ज्यादा, ये बेसिक है। अगर तुम्हें याद हो 11th क्लास में मैंने तुम्हें बताया था बेटा, एक तो क्लास में अगर आते हो ना आप लोग, या तो पूरी क्लास अटेंड किया करो, वरना आया ही मत करो, ठीक है। अगर आपको सबको पता है कि 1.25 घंटे की 2 क्लास होती है, तो उस हिसाब से अपना डेटा बचा के रखो ना। फिर आप रिकॉर्डिंग देखते नहीं हो, फिर आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आते, और ये पूरे साल ऐसे ही लटका रहता है फिर चीजें। स्टार्टिंग में आते हैं 35 बच्चे, और देखना अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है शायद क्लास को, और 4-5 बच्चे गायब है। क्या है ये सब? अगर आपको याद हो 11th क्लास में मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एक ट्रिक बताई थी, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, याद आ रहा है? तुम सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, चाहे वो किसी भी टीचर से पढ़ा हो। एम्फोटेरिक की ट्रिक क्या होती है, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, उसमें आर्सेनिक भी आया, एंटीमनी भी, तो एम्फोटेरिक है, ये पेपर में आया होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इन्होंने भी, नाइट्रोजन और फास्फोरस का ऑक्साइड्स क्या है, प्योरली एसिडिक है, आर्सेनिक एंटीमनी के एम्फोटेरिक है, और बिस्मथ के क्या है मेरा बेटा, बेसिक है, ठीक है। यस मैम। चलो उसके बाद आओ, ये तो तुम्हें पता ही है, थर्ड वाला देखो, मैं फटाफट पढ़ रही हूँ। दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म सीरीज ऑफ हैलाइड। अगर वो हैलाइड बनाएंगे तो X3 और X5 टाइप के बनाएंगे, यानी कि +3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बनाएंगे। वो कह रहा है कि नाइट्रोजन भैया पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, मतलब 5 बॉन्ड नहीं बनाता। आप कहोगे मैम इसमें क्या नहीं पाता, अभी तो कल आपने बताया कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। बस, तो फिर तुम्हें तो आता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। बोलो। नहीं है। क्या नहीं है? डी ऑर्बिटल। हाँ ठीक है, मुझे लगा शिखा किसी और को बोल रही थी तुम अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट। अरे भाई साहब, यानी कि अगर तुम्हारे मान लो एक एलिमेंट है +5 में, दूसरा +3 में, तो वो कह रहा है भैया +5 वाला ज्यादा कोवेलेंट है। रीजन कौन बताएगा मुझे? किसने पढ़ी है 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग? Why +5 oxidation state is higher covalent character than +3? बताओ जी। देखती हूँ कितने बच्चों को याद है 11th क्लास का। बस मुझे टॉपिक का नाम बता दो, कौन बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में? हाय राम, 32 के 32 बच्चे को नहीं याद है। प्रिंस बता बेटा, कौन बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में? शगुन, मुस्कान, प्रियांशी, चेतना, कौन बताता है? मैम फजान रूल। ये देख लो, लगाऊं सबके चाटे, वर्चुअली चाटा लगाऊं क्या?
फजांस रूल भूल गए तुम लोग? द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। फजांस रूल क्या कहता था? 4 बातें तो बेचारा वो बोलता है। वो ये बोलता है अगर कैटायन भैया जी बहुत छोटे हैं तो भैया उतनी ही ताकत से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेंगे, डिस्टोर्शन मिक्सिंग होगी तो कोवेलेंट करेक्टर आएगा। एनायन का साइज बड़ा होगा तो वो भागे भागे जाएगा कैटायन के पास। कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, या एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उस केस में भी पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो फजांस रूल के बेसिस पे एक्सप्लेन करा है भाई। ये देखो अब याद आ गया, किस किस को याद आ गया? हाँ मैम पढ़ा तो था, कुछ धुंधला धुंधला यादें आ रही है मैम, धुंधला धुंधली मैम, कुछ धुंधली धुंधली यादें ताजा हो रही हैं हमारी। बाकी हम भूल गए क्योंकि हमने 11th को तो हाथ ही नहीं लगाया जब से हम 12th में आए हैं। वी आर वेरी बिजी ना बेटा, डांट तो पड़ेगी अगर तुम नहीं बता रहे हो ना, डांट तो मैं लगाऊंगी तुम लोगों को। since elements in +5 oxidation state will have more polarizing power। ये कौन है? फजांस रूल भैया जी तो बताते हैं। ये अंकल हो गए, भैया तो कहाँ ही हो गए, अंकल है। ठीक है, तो मतलब कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज उसने क्या बोल दी, आओ भाई एक एक्सेप्शन आ रही है, ध्यान रहिए, पूरा ध्यान फोकस इस पे होना चाहिए क्योंकि एक्सेप्शन आने जा रही है। वो बोलता है कि जितने भी ट्राई हेलाइड्स हैं एलिमेंट्स के वो स्टेबल होते हैं लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ के। सिर्फ एक NF3 है, लेकिन इधर देखो एक तरफ से तो बोलता है वो नाइट्रोजन वाले हेलाइड्स जो है ट्राई हेलाइड्स वो स्टेबल नहीं होते, फिर कहता है NF3 जो है वो एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है। लो बताओ, या तो ना ही बोलना नाइट्रोजन के नहीं होते, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। NF3 स्टेबल होता है। उसके बाद BiF3 क्या होता है? उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। मैम ये कैसे बोल रहा हूँ? अभी तो आप कहते हो कि +5 वाला कोवेलेंट होगा, याद करना है। BiF3 में क्या होता है मेरा बेटा? इधर देखो, कहाँ गया मेरा पेन? यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन जो इसका नेचर होता है ना मेरा बेटा, वो कोवेलेंट नेचर होता है इसका। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो BiF3 के बीच में होता है ना, बना के दिखाते हैं। ये कोवेलेंट नेचर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखो आपको भी पता है प्योरली आयनिक और प्योरली कोवेलेंट तो कोई भी नहीं होता। अगर कोई बस ये हम बोलते हैं कि हाँ इसमें ज्यादा कोवेलेंट नेचर होता है उसमें कम होता है, तो कायदे से इसमें ज्यादा आयनिक नेचर होना चाहिए था बिकॉज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट वो बोल रहा है एक्सेप्ट BiF3 एज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, तो यानी कि एक्सेप्शन है, यानी कि याद करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस मैम। मैम इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक्सेप्शन है और फिर हाँ ये तो है बेटा, सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसमें है। और कोऑर्डिनेशन और देखो DNF लोग भी तुम्हें लगेगा, बस ना तुम लोग वो मत करना मैम, इससे अच्छा तो फिजिकल केमिस्ट्री थी ठीक है, क्योंकि DNF लोग में भी आएंगे एक्सेप्शंस, आएंगी काफी सारी आएंगी, बट क्या करें नंबर भी बच्चों के इनऑर्गेनिक में ही ज्यादा आते हैं। तुम टेंशन ना लो, तुम लोगों को मैं क्वेश्चन इतने सारे दे दूंगी ना करने के लिए घर से। अभी थोड़ा सा मैं फ्री भी नहीं हूँ, अवेलेबल भी नहीं हूँ, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, तो मैं इसका एक बार ये खत्म हो जाए ना चैप्टर, मैं इसका कस्टमाइज असाइनमेंट बनाऊंगी तुम्हारे लिए। ट्राई करूंगी 50-50 क्वेश्चन मुझे मतलब मैं दूं आप लोगों को 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट, तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगी इनऑर्गेनिक के, ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाए, है ना। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डोंट वरी बेटा। मैंने बोला है ना, मैं ही करवाऊंगी याद, ठीक है। चलो उससे पहले बातें बाद में, क्वेश्चन पहले करते हैं। चलो भाई करो, अब मैं थोड़ा देखो ब्रेक लूंगी, है ना। चलो करो।
वेरी गुड, हैंड रेस कीजिए। बायो में तुम लोगों का आज रिवीजन क्लास हुआ था या आगे पढ़ाया था सर? मैम आगे पढ़ाया था। क्वेश्चन करे थे। अच्छा मैम ठीक। सपोर्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे और वैसे आगे पढ़ा। अच्छा ओके, आज तुम्हारी सपोर्ट क्लास थी ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर होगा ना उसमें? यस मैम। ठीक 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 ठीक, चलो चलो ठीक है। हो गया। अच्छा, हैंड रेस किया हुआ है आप लोगों ने, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी 5 बच्चे हाथ खड़े कर लो। हाँ, चेतना। मैम डी। फोर्थ ऑप्शन। यस मैम। शिखा। मैम ऑप्शन डी। ओके, मिसबा। ऑप्शन डी। तुम इसलिए तो नहीं बोल रहे ना टिक लगा हुआ उस पे? ऐसा तो नहीं है ना कुछ नो मैम। नो ये मैम। ऑप्शन वो उस पे टिक नो लगे? मैम। वो झूठा भी हो सकता है। चलो ठीक है, मान लिया, अरे तुम्हें आता है। ठीक है, तो यस, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अरे कहाँ गया मेरा पेन? हाँ यस, वाई? क्योंकि वो बोल रहा है कि पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 लेस एसिडिक। हमने तो बोला +5 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, ये वाला देखो, एसिडिक करेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो ये ट्रू है। चलो आगे। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2, A B C D। सना रीजॉइन कर बेटा। प्रिंस ट्राई टू बी एक्टिव, पलक, आयुष, दिशा, दोनों दिशा, हुमेरा, दक्ष। करिए करिए, फटाफट हैंड रेज कीजिए। क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन को देख के? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आप लोगों को। वेरी गुड, मुस्कान, इस बार शिखा, मुस्कान। अच्छा, इस बार तो बहुत मुस्कान हो गई हुई है अपनी क्लास में। बस 4 बच्चों को पता है? दक्ष, दीप्ति, डिम्पल, हुदा, खालिद, खुशी, कोमल, पलक, पीयूष, नाजो। अरे बच्चे बड़े सारे हैं इस बैच में। शगुन। प्रिंस आंसर बताना। प्रिंस क्या लग रहा है? ओके हाँ, आप बताओ हुड्डा, खालिद। मैम सी। वेरी गुड, सी है क्या? एक मिनट, हाँ सी ही इसका करेक्ट है। बताया तो है अभी, नाइट्रोजन वाले में NH2 और PH3 में से ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, मतलब बेसिक ज्यादा है ये। और आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि उसके लोन पेयर sp3 में होते हैं और sp3 ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि आपको पता है PH3 में प्योर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है और s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलो। डायरेक्शनल का मतलब क्या है? sp3। डायरेक्शनल का मतलब क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप बनाते हो ना, sp3 होती है और इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ये वाला बताइए। ये वाला एक बार ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो मैं ही बता दूंगी क्योंकि मैंने ही बताया नहीं है तुम लोग।
देखो वो बोल रहा है एनसी, आपको ये बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बस यही बताना है आपको। आपको ये नहीं बताना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये सब नहीं बताना आपको। ओके, तो NCl3 वो बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि NCl3 की वो कह रहे हैं कि पानी के साथ रिएक्शन हो जाती है, जबकि NF3 की नहीं होती है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा ये सोचना कि वाटर में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। अब मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, है ना, किसी को तो देगा। अब नाइट्रोजन के पास तो नहीं होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो दे दे उसने, लेकिन क्लोरीन को दे सकता है वो, है ना। जब उसकी रिएक्शन हुई होगी तो पक्का उसने क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ही डाली होंगी। जबकि NF3 में क्या होता है मेरा बेटा, फ्लोरीन के पास भी 2p होती है, 2p तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, नहीं देगा। तो अगर नहीं देगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होती है, ऊपर वाली में हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ, बोथ आर करेक्ट। नाइट्रोजन के पास बोले वो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है, ये भी ठीक है। तो आप इसमें, आपको ये नहीं पूछा था करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको ये बोलना बताना होता है बस कि ट्रू है, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट, या वन करेक्ट या अदर इनकरेक्ट, बस इतना आपको बताना होता है। ये वाला कीजिए क्वेश्चन। वेरी गुड मुस्कान, मिसबा, दक्ष, शिप्रा, सॉरी एंजल, चेतना, शिखा, शाबाश बच्चों। क्या रहे दोनों, क्या आंसर दोनों सही है? यस मैम। यस मैम। यस, बोथ आर करेक्ट। क्यों NH3 ज्यादा बेसिक क्यों है, बताओ, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? मिसबा। नाइट्रोजन। हाँ, ये क्यों नहीं है इतना बेसिक? मैम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। हाँ, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, उसको लगेगा कि कोई उसको खींच रहा है, राइट। तो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगी जिसने नाइट्रोजन, NH3 में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो NH3 ज्यादा बेसिक होगा एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलो ये वाला करो। अब इसमें भी तुम्हें आंसर पता चल गया होगा। कोमल, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आप सोल्व नहीं कर रहे क्या? बताओ भाई, कौन है वीक बेस, वीकेस्ट बेस? अच्छा, ओके कोमल। हाँ जी बताइए, कौन है वीकेस्ट बेस? शगुन आप बताएंगी? फ्रांची? हाँ हाँ बोलो। ऑप्शन ए। क्यों? मैम ऑप्शन है। हाँ क्यों? वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट? क्योंकि इस पे मैम रेड कलर का मार्क लगा हुआ था इसीलिए। मैम क्योंकि एफ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ प्रिंस, यस दक्ष। चलो अब आते हैं अमोनिया पे।
देखो हालांकि ना ये आपके सिलेबस में नहीं है, अब आप मुझसे ये मत पूछना मैम क्यों करा रहे हो, क्योंकि ये समझ लेना कोई चीज मैं आपको करा रही हूँ तो पूछी जा सकती है, क्योंकि वो किसी और चैप्टर में इंक्लूडेड है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इसकी प्रिपरेशन। आपको ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, सिर्फ रीड मार लेना इनको। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर अमोनिया, जो जो आपका अमोनिया होता है वो एयर सॉइल में थोड़ी कुछ क्वांटिटी में, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप यूरिया की रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ तो इससे आपको क्या मिलता है, अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, जो फर्दर अमोनिया, वाटर और CO2 रिलीज कर देता है। अगर आपको स्मॉल स्केल पे अमोनिया बनाना है तो आप बना सकते हो। अमोनिया का सोल्ट ले लो, या तो आप अमोनियम क्लोराइड ले लो, नमक, या आप अमोनिया सल्फेट का सोल्ट ले लो, और इनकी रिएक्शन किसी एल्कली मेटल से, मतलब एल्कली मेटल कह रही हूँ, किसी बेस से करा दो। जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, तो आपको अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके, मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं आएगा पेपर में, सिर्फ इसको रीड करके छोड़ देना। मेरे काम की चीज है ये हैबर प्रोसेस। एक बार बताओ, हैबर प्रोसेस अपन ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में कितनी बार ये हैबर प्रोसेस वाले क्वेश्चन किए थे? बहुत बार किए थे कि अगर आपको लार्ज स्केल पे अमोनिया बनाना है ना, तो हैबर प्रोसेस जो है के थ्रू आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अगर आप एक चीज मेरा बेटा नोटिस कर रहे हो सारे यहाँ पे, तो इसका जो डेल्टा H है, चेंज इन एंथैल्पी है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब पता क्या हुआ, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। अगर डेल्टा H नेगेटिव है, आप वैल्यू तो याद नहीं करनी है आपको। अब एक बात बताओ, अगर आप चाहते हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हो, क्योंकि आपको एक लार्ज, मतलब मैं बोल रही हूँ कि आपको लार्ज स्केल पे अमोनिया चाहिए, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर आप चाहते हो आपको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिले, तो क्या करूं मैं इसके लिए? ली चैटलर प्रिंसिपल थोड़ा सा ध्यान में लाना पड़ेगा आपको। ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए तो भैया टेम्परेचर कम कर दो, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सोथर्मिक वाली डायरेक्शन में चली जाएगी रिएक्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिलेगा। प्रेशर को क्या कर दो आप, प्रेशर को थोड़ा सा ज्यादा कर दो, बिकॉज अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब आप टेम्परेचर को कम कर सकते हो और प्रेशर को ज्यादा कर सकते हो। और ध्यान रखना, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम नहीं करना। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया तो उनकी एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन होने में दिक्कत होगी। तो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है बेटा रिएक्शन की, तो प्रेशर इतना होना चाहिए, याद नहीं करना है आपको, कंडीशन नहीं याद रखनी है, सिर्फ ध्यान रखो। और टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन के अराउंड चाहिए होता है, 700 केल्विन के, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाए तो कैटलिस्ट डाल दो। कैटलिस्ट इसमें जो यूज होता है ये आपको याद रखना है, आयरन यूज होता है। आयरन यूज होता है, तो मैं येलो कलर ले लेती हूँ, आयरन यूज होता है। ठीक है, और इसके साथ पोटेशियम और एल्यूमिनियम को ऑक्साइड डाल देते, सो दैट थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। पहले टाइम में हम क्या करते थे, आयरन के साथ मोलिबेल्डिनम डाल देते थे। मोलिबेल्डिनम पता है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, ये प्रमोटर की तरह बिहेव करे। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन को प्रमोट करता है, थोड़ा सा फास्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आयरन तो कर ही रहा था, साथ ही साथ अगर मोलिबेल्डियम ने भी उसमें अपना काम कर दिया तो एक से भले दो, बोलते हैं ना, एक से भले दो। तो अब क्या है, हम आयरन यूज करते हैं, उसके साथ कुछ अमाउंट्स में हम क्या डाल देते हैं, पोटेशियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड डाल देते हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट इन इक्विलिब्रियम। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हालांकि एनएमसी ने अपने सिलेबस में तो नहीं डाल रखा, अगर लेकिन उन्होंने तुमसे पूछ लिया तो तुम क्या कहोगे? चैलेंज थोड़ी ना करोगे उसको कि भाई ये तो सिलेबस में नहीं था। वो कहेगा कोई बात नहीं, ली चैटलर प्रिंसिपल तो था ना सिलेबस में, तो क्यों नहीं पढ़ के आए, पढ़ के आना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो देखो, प्रॉपर्टीज अगेन सिलेबस में नहीं है, बट कुछ कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तुम लोगों को, है ना। टेट्राहेड्रल है, शेप कैसी है, ट्रायंगुलर पिरामिडल, पता है ना, ये पिरामिडल शेप है इसकी। एंगल पता होना चाहिए, 107 पॉइंट समथिंग होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है बेटा, NH3 पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है, वाई
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो जब वो पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बना लेती है, NH4OH बना लेती है, जो कि आप सबको पता है मेरे बच्चों को कि क्या होता है, वो वीक बेस होता है, हाँ या ना। यस तो NH4OH क्या करता है, इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि फटाफट कवर कर लो आप चीजों को। ये तो पढ़ाने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, जब आप रिवाइज करोगे चारों ग्रुप को 2 घंटे में निपटा दोगे 4 ग्रुप को, ठीक है। तो ये NH4OH क्योंकि वीक बेस है, तो ये करता क्या है बेटा, ये सोल्ट्स की फॉर्मेशन करता है। अगर तुम मानो जिंक सल्फेट की रिएक्शन कराते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसको ऐसे लिख लो समझने के लिए, इसको तोड़ लो, पॉजिटिव और नेगेटिव में कैटायन और अनायन वाले पार्ट में इसको ब्रेक कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ कंबाइन करवा दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। तो NH4 देखो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सल्फेट के साथ, देखो हो गया। और जिंक किसके साथ हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड के साथ। और ध्यान रखना है व्हाइट पीपीटी होते हैं। और बताओ क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट पीपीटी होते हैं। ये तुम्हें कहाँ पढ़ाया जाएगा, स्कूल में तुम्हारे पढ़ाया जाएगा। जो तुम इनऑर्गेनिक के सोल्ट एनालिसिस करोगे, पता नहीं किसके अभी स्कूल में स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से शायद नहीं हुआ है, लास्ट में होता है। तो वहां पे आप ये टेस्ट करते हो, ठीक है। जैसे फेरिक क्लोराइड को ब्रेक कर लो और इसको ब्रेक कर लो मेरा बेटा, समझ आ रही है सबको क्या बता रही हूँ। तो NH4 को जोड़ दो Cl के साथ और ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, इसके ब्राउन पीपीटी होते हैं। तुम्हें याद रखना है जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, तुम्हें याद रखना है कि फेरिक ऑक्साइड के ब्राउन पीपीटी। अगर याद कर लोगे तो थम्स अप दे दो, जो मन हो वो दे दो, ठीक है। बस मुझे ये बता दो, हो जाएगा। दक्ष को हो जाएगा, चेतना को हो जाएगा, वैभव, ओके, मुस्कान, शिखा, यस मैम। ओके। हाँ कंचन, कुछ हुआ? नो मैम, गलती से हो गया था। अभी आप आए हो क्या क्लास में बेटा? हाँ जी मैम मैं वैभव। प्रियांशु हूँ, मेरा ना नेटवर्क इश्यू हो रहा था इसलिए मैम। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं भूल जाती हूँ। वैभव हो जाएगा क्या? प्रिंस, सुमेला, दिशा, मेरे को तो ये भी नहीं पता कितने बच्चे क्लास में सुन रहे हैं कितने नहीं। दिशा? यस मैम। ओके। हाँ, ऐसे अपनी आवाज निकालते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं थियोरिटिकल वाले चैप्टर में थोड़ा सा होता है, बोरियत सी आती है। देखो, अब मैम आपने बोला कि अमोनिया तो भाई बेसिक है नेचर में, क्योंकि लोन पेयर है, मतलब ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब लुईस बेस होगा। तो मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उनको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। कॉपर के पास क्या, देखो +2 का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ले भाई, वो कहता है आजा मैं दे देता हूँ तेरे को, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। हालांकि अभी तुमने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़े हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसके बाद पढ़ोगे, मतलब आने वाली क्लासेस में, तो तुम्हें और क्लियरिटी होगी ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो ये डीप ब्लू कलर का होता है। अगर मान लो AgCl की रिएक्शन कराते हो अमोनिया के साथ, तो आपको शायद पता भी होगा, अगर आप क्लोरीन की डिटेक्शन करते हो आपके सैंपल में है या नहीं, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हो, तो उसमें AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, मतलब तो आप कंफर्म कर लेते हो उसमें Cl प्रेजेंट है। फिर अगर आप उनको प्रेसिपिटेट को अमोनिया सोल्यूशन में, मतलब अमोनिया में डालते हो, तो पूरी तरह डिसोल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं अमोनिया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कलरलेस, ठीक है। तो यस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, उसको लुईस बेस बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और लिंकेज, मतलब लिंक करता है मेटल एटम के साथ और कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं मेरा बेटा, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बनाता है, याद है मैंने कहा था +1 +2 +3 बनाता है ये। तो अब आपको वो पढ़ना है, लेकिन अच्छी बात ये है आपको ये रिएक्शन नहीं पढ़नी है, मतलब आपको ये नहीं पढ़ना है कि N2O बनाते कैसे हैं, मतलब कैसे प्रिपेयर किया जाता है, NO कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये नहीं पढ़ना, ठीक है।
क्या क्या पढ़ना है, इधर आओ। एक बात बताओ, तुम मुझे बताना कितना मुश्किल लग रहा है तुम्हें ये चीज, यार आसान आसान लग रही है, ध्यान से सुनना। N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलो या नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलो, क्या तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते नाइट्रोजन की? बस हाँ या ना में जवाब निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो। Yes, आप ma'am. सीधा बोलोगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा +1। क्या तुम NO की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। एक बात बताओ, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ याद है, जब मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाती थी तो मैंने तुम्हें न्यूट्रल ऑक्साइड को याद करने की ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी फ्रेंड्स? लो को नाश हुआ, किसी को याद आ रहे हैं वो दिन? NO, CO, N2O और H2, मैंने कहा था ये न्यूट्रल है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, फिर ये दोनों क्या हो गए? N2 और NO क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। बस होगी याद, बस यही तो याद करना है। आगे आओ। क्या तुम N2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, ये तो करना ही नहीं तुम्हें लर्न, ये तो कट गया सिलेबस से। क्या तुम NO2 की नहीं निकाल सकते? सबकी निकाल सकते हो मैम, दिस इज टू इजी, बहुत इजी है। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि N2O3, N2O4, N2O5 ये सब क्या है एसिडिक है? मैम बता तो दिया। अब तुम्हें एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? तुम्हें बस ये याद रखना है कि N2O3 ब्लू सॉलिड होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, इनमें से बताओ ब्लू सॉलिड कौन सा है, तो N2O3 है। और NO2 की जो कलर होता है, जो NO2 गैस होती है उसका कलर होता है ब्राउन गैस, मतलब ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है। बस तुम्हें ये याद रखना। बाकी मैंने तुम्हें याद ही नहीं करवाई क्योंकि कलरलेस होती है, तो ध्यान रखना ही नहीं है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया? N2O3 ध्यान रखना ब्लू सॉलिड है, NO2 ब्राउन गैस है, और NO और N2O क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड, और बाकी की ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, अब जो मेन काम आता है मेरा बेटा, मेन काम आता है इनके स्ट्रक्चर। क्या आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? इनके स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्यों आने चाहिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि बेटा why these structures are important, देखो थोड़ी सी देर और लूंगी बस क्लास। why these structures are important? मैम सिलेबस में तो नहीं है, फिर why we are doing this? वो इसीलिए क्योंकि इसका कुछ पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। मैं जनरली केमिकल बॉन्डिंग में ये नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं पी ब्लॉक में पढ़ाती हूँ स्ट्रक्चर इनके। तो अगर किसी बच्चे ने मेरे से 11th करी होगी तो मैंने इसके स्ट्रक्चर शायद नहीं करवाए थे। अब होता क्या है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ इनमें से किसमें NN बॉन्ड है। आवाज तो आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ, इसमें से किसमें NN बॉन्ड है, किसमें N डबल बॉन्ड, किसमें NON बॉन्ड है। आपसे पूछेंगे किसमें ओड इलेक्ट्रॉन, कौन सी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। आपसे पूछेंगे इनमें से किसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है, कितने नंबर ऑफ पाई या सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, इनका आंसर आप दे सकते हो ओनली तब जब आपको इनका क्या आता हो, स्ट्रक्चर बनाने आता हो। हाँ या ना? Yes, चलो ma'am. अब मैं सिखाऊंगी आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। बहुत इजी होता है, बहुत इजी। हाँ, एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैम इनके बोन एंगल भी, बोन लेंथ याद करनी है क्या? बोन एंगल नहीं करनी है, तो बोन लेंथ आपको याद नहीं रखनी है, तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। चलो आओ मैं बनवाती हूँ, पहले सुन लो, अपने आप घर पे प्रैक्टिस करना बन जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है N2। बस तुम मुझे ये बता दो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 ना? यस मैम। तो नाइट्रोजन को तुम क्या करोगे? इस तरीके, नाइट्रोजन को तुम इस तरीके से लिखो, लो 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 ना? बना दो। अब देखो कितनी क्या कमी रह गई या कितना एक्स्ट्रा कुछ बच गया। मैम नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इसके पास है, 2 लोन पेयर इसके पास है, ये बेचारा ऑक्सीजन क्या करेगा फिर? तो नाइट्रोजन क्या करता है, ये अपने 2 लोन पेयर जो है इसको क्या कर देता है, इसके साथ डोनेट करके इसको क्या बोल देते हैं इसको, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? शेयर दोनों, क्या होता है? देता एक है, शेयर दोनों करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं अपने एनसीईआरटी में। देखो
एनसीईआरटी वाले कभी भी नहीं दिखाते हैं कि इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर आपके जहन में जाएगा ना, आप तो ये सोचोगे मैम 4, ये कितने बॉन्ड बना दिए, इसने तो 4 बॉन्ड बना दिए मैम। हालांकि इसने ये वाला जो बॉन्ड है ना, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ रहे हो। ये कभी भी एनसीईआरटी वाले दिखाते ही नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। ठीक है, अच्छा एक NO का बना लेते हैं, यानी कि एक नाइट्रोजन को चिपका दो, एक ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है मैम? 2 बनाता है, यानी कि ऑक्सीजन का तो हो गया काम। अब नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे मैम? 2 तो इसने इसके साथ बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, बाकी कितने बचे? 3। तो 1 2 1 3, यानी कि ये कैसा स्पीसीज है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैम नाइट्रोजन आपने कहा मैक्सिमम 4 बना सकता है, ऑक्सीजन भी 3 बना देगा, लेकिन मेरा बेटा ध्यान रखना पूरा मॉलिक्यूल क्या न्यूट्रल है, तो आप चार्ज नहीं दिखाना आपको घर पे। ठीक है, अच्छा और कैसे आते हैं क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है बताओ भाई इनमें से कौन सी स्पीसीज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो आप ये 3 स्पीसीज ध्यान रखेंगे, NO, NO2 और ClO2। ये तीनों ही क्या होती है मेरा बेटा? इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इनको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, चलो और बनाते हैं। एक बार बताओ N2O3 का बना सकते हो क्या? यस मैम, बना तो सकते हैं। नाइट्रोजन को चिपका दो यहाँ पे। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है। बना लिए 3, देखो बोलो। यस मैम। अब एक ऑक्सीजन बचा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? एक ऑक्सीजन के थ्रू इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अगर N2O4 होगा तो ये वाला भी डोनेट कर देगा। समझ रहे हो कैसे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ मैं। N2O5 में क्या होगा? N2O5 में NON बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? इस तरीके से बनता है। ये देखो, कुछ है ही नहीं मुश्किल बनाना, क्योंकि बेटा जब तक तुम स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर, ये सब है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ घर पे प्रैक्टिस कर लेना सबकी। कितने हैं? बहुत कम ही तो है। ठीक है, जैसे ये NO2 है, NO2 है, ये देखो 1 2 3 4 यूज हो गए। नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस तरीके से दिखाओ। तो ये आपको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसके बाद ये कुछ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस है मेरा बेटा, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये याद रखना अगर तुम्हें लार्ज स्केल पे नाइट्रिक एसिड बनाना है तो ओसवाल्ड प्रोसेस करके एक ओसवाल्ड प्रोसेस है, नाम है प्रोसेस का, जो कि ध्यान रखना है तुम्हें। उसके इस प्रोसेस से तुम बना सकते हो HNO3। कैसे बना सकते हो थोड़ा सा याद रीड करना तो कर सकते हो कि अमोनिया जो है उसकी रिएक्शन आप कराते हो एयर से ऑक्सीजन लेकर। कैटलिस्ट आप ध्यान रखना प्लेटिनम और रोडियम यूज होता है, तो आपका NO बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर NO2 बना लेता है, फिर वो वाटर में उसको डिसोल्व कर देते हो तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है और NO बाहर निकल जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि ओसवाल्ड प्रोसेस से आप बना सकते हो, एंड कैटलिस्ट जो यूज होता है वो प्लेटिनम और रोडियम होता है। ठीक है, उसके बाद HNO3 काफी बच्चों ने सुना भी होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो काफी सारे मेटल्स के साथ ही रिएक्ट कर देता है, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब ये कुछ रिएक्शन है जो कि तुम्हें बहुत ही गंदी लगेंगी कि मैम ये क्या करवा रहे हो, लेकिन ये याद करनी है। बैलेंसिंग मत याद रखना, बट आपको ये याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो अगर बेटा कॉपर को आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो आपकी NO गैस, मतलब NO मिल रहा है आपको कॉपर नाइट्रेट के साथ। कंसंट्रेटेड ले रहे हो तो NO2 मिल रहा है आपको। देखो कॉपर नाइट्रेट तो दोनों में ही सेम है, उसको आपको ध्यान ही नहीं रखना, आपको बस ये देखना है साइड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, इसमें NO मिल रहा है, इसमें NO2 मिल रहा है। जब जिंक के साथ करा रहे हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो उसमें भी NO2 मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन है। देख रहे हो, कॉपर ले लो या जिंक ले लो, जब उनको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा रहे हो मेरा बेटा तो आपको NO2 मिल रहा है। ठीक है मेरा बेटा, आपको सिर्फ ध्यान रखना डाइल्यूट वाली बात कि कॉपर जब डाइल्यूट के साथ करेगा तो NO देगा, जिंक करेगा तो वो NO N2O देगा।
ठीक है, यानी कि दोनों ही न्यूट्रल होंगे, NO भी न्यूट्रल है, N2 भी न्यूट्रल है, ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके अलावा क्रोमियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर वो बोलते हैं कि ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं हो पाती है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो I2 को वो ऑक्सीडाइज कर देता है HiO3 में। बेशक ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, ये 0 में है, ये किस में है, +1 +x -+5 में है, देख पा रहे हो। और खुद ये रिड्यूस हो गया +5 से किसमें, +4 में, देख रहे हो। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया। कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया CO2 में, सल्फर को कर दिया सल्फेट में, P4 को कर दिया फॉस्फोरिक एसिड में। तो इस तरीके से ये क्या करना है, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज्यादा याद रखना है, मैं बता देती हूँ कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं करनी, इसको रीड कर लेना बस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ रीड मार लेना, कुछ नहीं है बस। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटा आज के आज रट लो सारी चीजों को, धीरे धीरे होंगी लर्न, इसलिए मैं एनसीईआरटी में ही लगवा दे रही हूँ, ताकि आपको जब आगे आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उठाते हो बुक तो आपको पता चले। और ये बेटा चैप्टर ऐसा है, इसको रेगुलर बेसिस पे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, जब जब टेस्ट होगा ना आपका अवंती में संडे में इस चैप्टर का, जब जब भी होगा तब तब आपको बस रिवाइज करना है इस चैप्टर, समझ लो मेरी बात, ठीक है। बस एक ही लास्ट देख लो, क्या तुम्हारे स्कूल में बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट हुआ है क्या, किसी के स्कूल में नहीं हुआ? चलो मैं बताती हूँ। मान लो तुम्हारे लेट्स से यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं, 25 बच्चे बैठे हैं, मैंने तुम लोगों को एक, मान लो किसको दूं, दक्ष को ही दे देते, उसके स्कूल में हो गया। मैंने दक्ष को एक सैंपल दिया, छोटी सी पुड़िया दी, उसके अंदर सोल्ट है, मुझे पता है इस सोल्ट में NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है, नाइट्रेट है, बट दक्ष को नहीं, मतलब नहीं पता है कि इसमें नाइट्रेट है। तो मैं दक्ष को बोल रही हूँ जा बेटा पता करके आप कि इसमें नाइट्रेट है या नहीं है। तो वो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेगा, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये टेस्ट किसके लिए होता है मेरा बेटा, पहली चीज, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, नाइट्रेट के लिए होता है। होता क्या है मैं बता देती हूँ, जब तुम लैब में करोगे तब करोगे, तुम्हें याद आ जाएगी मेरी, मैंने बताया था कि ऐसे बताया था कि सबसे पहले तो इसमें तुम स्पून स्पैचुला से तुम सैंपल डालोगे इसमें, ठीक है, जो भी आपको मिलेगा लैब में, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना ताकि सॉल्यूशन बन जाए। उसके ऊपर से तुम ऐड करना यहाँ पे फेरस सल्फेट, जो कि लाइट ग्रीन कलर का पड़ा होता है तुम्हारे लैब में, हो सकता है लिक्विड फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल्स होते हैं उसके, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर के, वो डाल दिया, शेक करना है उसको अच्छे से। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ट्यूब की ना, टेस्ट ट्यूब की साइड से तुम्हें क्या डालना है, ऐड करना है साइड से कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जैसे ही तुम बेटा इसको साइड से ऐड करोगे ना, तो तुम देख पाओगे जब तुम लैब में करोगे, हालांकि तुम गूगल पे भी सर्च मारोगे ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो भी आ जाएगी ब्राउन रिंग टेस्ट की, तो इस तरीके से जंक्शन पे ब्राउन रिंग ऐसा रिंग सी बन जाती है, बड़ी प्यारी सी बनती है, बट ये टेस्ट बहुत मुश्किल से आता है। अगर लैब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड केमिकल्स पड़े हैं तो ही ये टेस्ट आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो इस तरीके से ब्राउन रिंग बन जाती है। तो अगर मान लो दक्ष की ये आ जाती है तो वो मुझे आगे बताएगा मैम मेरा तो नाइट्रेट है प्रेजेंट, तो वो राजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होती है इसमें, जो नाइट्रेट है वो NO में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है Fe3+, ठीक है। और यही Fe2+ जो NO बना है ना उसके साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताती हूँ, ठीक है। ध्यान रखना FeH2O5NO, बस 5 मिनट और दे दो मेरे को, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आएगी, अभी के लिए ध्यान रखो कि Fe इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्योंकि वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, NO +1 होता है, तो ये +1 की दिखाता है। मैं दिखा देती हूँ कैसा है, इस तरीके से। अभी टेंशन मत लो, मैं आपको निकालना सिखाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि जो आगे आने वाले क्लासेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो टेंशन मत लो। हाँ बस ब्राउन रिंग का ना कॉम्प्लेक्स का वो याद रखो, फॉर्मूला हो जाएगा क्या, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बस खत्म है। नेक्स्ट क्लास में मैं ग्रुप 15 निपटा दूंगी, ग्रुप 17 निपटा दूंगी, ठीक है। 17 तो नहीं निपटा पाऊंगी, आधा हो जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी। बस आप मुझे ये दो क्वेश्चन करके दिखा दो बेटा फटाफट से, फिर मैं आपको छोड़ती हूँ, बस 2 मिनट और दे दो। मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें, जल्दी से बताओ।
हैंड रेस करो सारे बच्चे। सिर्फ शिप्रा एंड सॉरी एंजल एंड चेतना ने किया है, प्रियांशी ने किया है, वेरी गुड पीयूष, और वेरी गुड विश्वा। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। मुस्कान वेरी गुड। अरे भैया ऐसे तो मत करो, क्या है इस क्वेश्चन में? चिल्ला चिल्ला के बताया था रिड्यूसिंग एजेंट डाउन द ग्रुप क्या होते हैं। कौन सा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? बोलो, मुंह से बोलो। NH3। NH3 स्ट्रॉन्ग है? मैम ऑप्शन 4। अरे नीचे जाते जाते डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है ना, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया ना, क्योंकि बिस्मत तो इसने नहीं दिया है। ये वाला मत करना, ये भी नहीं होगा आपसे। ये बताओ बेटा, क्लास बस ओवर हो ही किया, आई गेस नेटवर्क इश्यू है। ये बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन है। बाकी किसको लग रहा है ऑप्शन है? यस मैम ऑप्शन ए होगा। काफी 10-12 बच्चों को लग रहा है, तो ऑप्शन है इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो इतना ही करना। ये देखो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आपसे अब ये मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हो जाएंगे क्या सारे? हाँ अभी आपसे सारे हो जाएंगे। यस 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 यस, कर लोगे बेटा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कर लेना इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा अभी, बाकी हो जाएंगे। ये वाला भी ना हुआ तो टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी हो जाएंगे। ओके ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आज जितनी भी चीजें अपन ने करी है, काफी सारी चीजें पढ़ ली ना मेरा बेटा? क्या क्या पढ़ लिया, कोई बताएगा मुझे? काफी सारी चीजें पढ़ ली भाई, कोई एक एक करके बताओ चैट बॉक्स में क्या क्या पढ़ लिया, फिर चले जाना बेटा घर, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाँ, उसमें अब मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करवाए हैं, लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से, मैं देखना चाहती हूँ। प्रिंस लिख बेटा। हाँ, हाइड्राइड में कौन कौन सी बातें करी अपन ने? रिड्यूसिंग पावर की बातें करी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करी, स्टेबिलिटी की, बेसिसिटी की। हाँ, हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, है ना, ये सब वेरी गुड डिस्कस किया, शाबाश। और हमने क्या क्या डिस्कस किया, और बताओ? और हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर याद किए, है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 2-3 पेजेस का ये रह गया है, इसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे फिर बेटा, क्योंकि 4 लेक्चर में अपन इसको वाइंड अप कर देंगे।